हेलो बच्चों। हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को सिंपल और स्टेप वाइज मैनर में समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट है। ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड में हर साल क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक बातों के साथ। तो देखिए, ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो होलोजोइक होता है। ह्यूमन बींग्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि सॉलिड फूड को ह्यूमन बींग्स इनगल्फ करता है अपने बॉडी के अंदर, और उसके बाद बॉडी के अंदर सिस्टम के थ्रू उसको एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसे ही हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप इंजेशन होता है, दूसरा डाइजेशन का, फिर तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और फिफ्थ स्टेप इजेशन का होता है। तो 5 स्टेप्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमंस कंप्लीट करता है। आपको ये याद रखना होगा। इस पूरे स्टेप्स को पूरा करने के लिए दो चीज़ हेल्प करते हैं, यानी कि दो ऐसे आपके पार्ट्स हैं जो मिल करके डाइजेशन को ह्यूमंस के अंदर पूरा कराते हैं। जिसमें सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनल। इसी एलिमेंट्री कैनल में सारे ऑर्गन्स आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और इन सारे ऑर्गन्स में जो हमारा फूड जाता है उसको केमिकली डाइजेस्ट करने में हमारे इंजाइम्स हेल्प करते हैं, जिन्हें हम लोग बच्चों डाइजेस्टिव इंजाइम्स के का नाम देते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स कहते हैं। और ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स ही हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनल की जो टोटल लेंथ होती है बच्चों, 9 मीटर के बराबर लगभग होती है एडल्ट्स में। और जो हमारा डाइजेशन पूरा होता है वो दो तरह से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल को हम लोग फिजिकल डाइजेशन भी बोलते हैं दोस्तों, जो हमारे बकल कैविटी में टीथ और टंग की मदद से शुरू होता है। इसके बाद केमिकल डाइजेशन इंजाइम्स के थ्रू पूरा होता है। इंजाइम्स एक तरह का बायोकेमिकल होता है, आपको अच्छे से मालूम है, जो कि हमारे फूड में जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि डाइजेशन हो पाए उनका। आपको याद रखना होगा कि हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सबको हमें सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना होता है। ये सारे कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं जिनको हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर सकती, तो हमारे सेल्स इनको डायरेक्टली एब्जॉर्व कर पाएँ इसके लिए इनको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम खाना खाते हैं अगर उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म जो होता है, जो हमारे सेल ऑब्जॉर्व कर लेगा डायरेक्टली, उसका नाम एमिनो एसिड है। तो प्रोटीन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना होता है हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, और वो काम हमारे इंजाइम्स करते हैं। तो इंजाइम्स ही हैं जो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंजाइम्स आपके डाइजेशन में बायोकेमिकल के फॉर्म में हेल्प करते हैं, केमिकल रिलीज करके हेल्प करते हैं। अब आप देखिए स्टेप बाय कैसे इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले माउथ का रोल आता है, जिसमें इंजेशन होता है, जिसमें हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, च्यूइंग करते हैं, और उसके थ्रू बोलस बनता है। एक सॉलिड सेमी सॉलिड फूड को हम बोलस कहते हैं। इसी में हमारा सेलेवरी एमाइलेज भी रोल प्ले करता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और माल्टोज उससे थोड़ा सिंपलर फॉर्म है। इसके बाद हमारा जो फूड है, हमारे माउथ में याद रखना होगा दोस्तों, केमिकल डाइजेशन एज वेल एज फिजिकल डाइजेशन दोनों होता है। इसके बाद हमारा सेमी डाइजेस्टेड फूड है, अभी तरह से अभी डाइजेस्ट हुआ नहीं है वो फूड, अभी बस उसकी शुरुआत हुई है। और वो फूड ओएसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप का भी नाम देते हैं, इस फूड पाइप के थ्रू बोलस ट्रांसपोर्ट होके स्टमक के पास जाता है। और दोस्तों हमारे फूड पाइप में एक मोमेंट होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, रिदमेटिक मोमेंट को, इसी रिदमेटिक मोमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिस मोमेंट भी कहते हैं। तो आपको ये मोमेंट का नाम भी पूछ सकता है पेपर में। इसके बाद वो खाना हमारा स्टमक में पहुंचता है, जहाँ चर्निंग उसकी होती है पूरी तरह से विद द हेल्प ऑफ HCl एंड पेप्सिन। HCl आपको अच्छे से मालूम है पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और फिर वही पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और साथ में HCl का एक और काम है, जो भी पैथोजेंस होते हैं, डिजीज काजिंग जो जर्म्स होते हैं, उनको भी किल करता है, अनवांटेड जर्म्स को। इसके अलावा एक हमारा और इंजाइम यहाँ पे है, एक तरह का सिक्रेशन है म्यूकस, जो कि हमारे स्टमक के वाल को HCl के कोरोजिव एक्शन से बचा के रखता है। मतलब वो म्यूकस ही है जो हमारे स्टमक के वाल को बचाता है एसिड के किसी भी अननेसेसरी एक्शन से। और साथ ही साथ ये म्यूकस अगर नहीं होता हमारे स्टमक में, तो हमें एक डिजीज होती है जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं बच्चों। अगर अल्सर हो जाएगा तो हमारे स्टमक की लाइनिंग्स में की कैपिलरीज डैमेज हो जाती है, और वहाँ हमें ब्लड वहाँ रिलीज होने लगता है। इसलिए म्यूकस का भी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है इस प्रोसेस में। रेनिन्स वगैरह बनता है दोस्तों इन्फेंट्स में, और वो मिल्क को कडल करता है। तो ये हमारे सिलेबस का नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, बट आपको ध्यान रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो फूड पहुंचता है वो एसिडिक मीडियम में पहुंचता है, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हुआ था, HCl प्रोड्यूस हुआ था।
उसके बाद वो एसिडिक मीडियम का जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है, तो इसमें सबसे पहले इस पूरे फूड को अल्कालिन बनाना होता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि दोस्तों जब बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होगा तभी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी इंजाइम्स हैं या इसको मिलने वाली जो भी इंजाइम्स वो उसके ऊपर अपना वर्क करेंगी, उसके ऊपर अपना एक्शन दिखा पाएंगी। तो देखिए जो एसिडिक मीडियम का फूड आया है उसको अल्कालिन में इसको आप बेसिक भी कहते हो, इस बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का जो काम है वो बाइल जूस करता है। ध्यान रखना होगा बाइल एक जूस है ना कि इंजाइम्स। ये बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम्स। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, और एक देगा बाइल जूस। तो बाइल जूस को आपको एंजाइम्स नहीं मानना है, ये सिंपली फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है ताकि इसके ऊपर एंजाइम्स अपना काम कर पाएँ, दूसरे एंजाइम्स काम कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एसिड होता है जो फूड हमारा स्टमक से आता है एसिडिक मीडियम में, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब इसको अल्कलिन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, पहले न्यूट्रलाइज करके फिर उसको एक्स्ट्रा बेसिक बनाएगा, और उसी बेसिक बनाने की वजह से पैनक्रियाटिक जूस उसके ऊपर अपना एक्शन दिखा पाता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा। फिर आपसे कोई भी पूछता है कि पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है, तो आपको बताना है कि लीफ लाइक एक ग्लैंड है आपके बॉडी में जो कि मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। यही ग्लैंड आगे हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन भी सिक्रेट करता है, और यही ग्लैंड पैनक्रियाटिक जूस को भी सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्टली। और ये पैनक्रियाटिक जो जूस होता है इसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरे का नाम है लाइपेज, और तीसरे का नाम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। आपको ध्यान देना होगा ये जो तीनों एंजाइम्स हैं वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ट्रिप्सिन जो आपका है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड्स बनाता है, एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जबकि लाइपेज जो है वो जो हमारे फूड में फैट के मॉलिक्यूल होते हैं उनको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में, जो कि सिंपलर फॉर्म है, और उसके अलावा ग्लिसरोल में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में या उससे भी सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आपने बाइल का तो वर्क पढ़ ही लिया, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलने वाले इंजाइम्स हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद का एक अपना इंजाइम होता है जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल इंजाइम्स कहते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिखा हूँ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो होते हैं उनकी संख्या 3 है। एक माल्टेज होता है, दूसरा नाम सुक्रेज है, तीसरे का नाम लैक्टेज है। ये तीनों एंजाइम्स मिल करके जो भी डाइजेशन हमारा बाकी होता है उसको कंप्लीट कराते हैं। माल्टेज जो है वो माल्टोज पे एक्शन करेगा, सुक्रेज सुक्रोज के ऊपर एक्शन करेगा, और लैक्टेज लैक्टोज के ऊपर, और ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और फाइनली डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरा होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनल का, वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे जो डाइजेशन कंप्लीट हो गया वो फिर एब्जॉर्व होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसका जो थर्ड पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो विली होती हैं उन्हीं के थ्रू होता है, जिनका सरफेस एरिया लगभग 200 मीटर स्क्वायर होता है। ये बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाए। और जो दोस्तों विली होती हैं ये रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज इनके साथ जुड़ी रहती हैं, और उसी ब्लड स्ट्रीम में हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचता है। आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद दोस्तों जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक्स्ट्रा जो वाटर है, सॉल्ट है, उसको एब्जॉर्ब करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और फीसेस फॉर्म करता है। फिर वो फीसेस रेक्टम और एनस के थ्रू इजेशन हो जाता है उसका, वो अनडाइजेस्टेड फूड इजेस्ट हम कर देते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि इजेशन जो होता है इज़ नॉट इक्वल टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम लोग यूरिन सिक्रीट करते हैं, हमारे ब्लड्स की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं किडनी उसको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर करता है, तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, और ये इजेशन है दोस्तों। किसी किसी बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो उनके तीनों पार्ट्स के नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है और ना ही बोर्ड उसको कभी पूछता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की वो 3 पार्ट आपसे कोई अगर एक्स्ट्रा पूछना चाहे तो आप आसानी से रेफरेंस बुक्स को पढ़ के बता सकते हैं, सिंपलर है वो। उसको आपको कमेंट करके मुझे बताना इस वीडियो के लास्ट में कि वो कौन से 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, और तीनों पार्ट्स की साइज़ क्या क्या होती है, सबसे बड़ा कौन होता है, आप ये भी बताएंगे मुझे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, मिलते हैं उसको।
एक तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन खुद प्रोड्यूस करता है जिसका नाम इंटेस्टाइनल एंजाइम से, और दो उसको बाहर से मिलते हैं। एक पेनक्रियाज से मिलता है जिसका नाम पेनक्रियाटिक जूस है, एक लीवर से मिलता है जिसका नाम बाइल जूस है। ध्यान रखिएगा, लीवर इसको प्रोड्यूस भी करता है, लीवर इसको सिक्रीट भी करता है, लेकिन इसको स्टोर कौन करता है? लीवर का ही पार्ट एक है गाल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखिए क्विकली हम लोग एंजाइम्स उसके रोल को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेलेवरी एमाइलेज अभी आपने पढ़ा था, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। पेप्सिन और एचसीएल प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन को कर्ड्स में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपलर सब्सटेंस माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में प्लस एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जो लाइपेज होता है हमारे पेनक्रियाटिक जूस में, वो लाइपेज एंजाइम फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के नाम के सिंपलर सब्सटेंसेस में। और माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस में ये एंजाइम्स होते हैं, वो जितने भी डाइसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स बच्चों कार्बोहाइड्रेट के ही थोड़े कम्प्लेक्स फॉर्म है, उनको और सिंपलर फॉर्म मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं। आप हायर क्लासेस में डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स के सारे रिएक्शंस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपको बस यहाँ याद रखना है कि डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होता है। ये आपका रहा पूरा का पूरा एंजाइम्स। एक बार आप क्विकली अगर पूरे चैप्टर को देखें तो यहाँ मैंने समराइज कर रखा है कि हमारा फूड माउथ से आता है ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस में आने के बाद उसका रिदमेटिक मूवमेंट होते होते वो स्टमक के पास पहुँचता है। स्टमक से हमारा एसिडिक खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। यहाँ पहले ये बेसिक होता है बाइल सॉल्ट के थ्रू, और फिर उसके में एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करके यहाँ कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्स्ट्रा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेसिव सॉल्ट, वो एब्जॉर्व होता है। फिर रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू वो बाहर इजेस्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम हेल्प करते हैं, पेप्सिन और एचसीएल करते हैं, साथ में म्यूकस भी होता है। इसके बाद पेनक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स मिल करके डाइजेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कराते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्विक रिवीजन एक तरह से ये हुआ दोस्तों। डिटेल में हम लोग हायर क्लासेस में भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं। 10th लेवल के लिए इतना ही सफिशियंट है। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, इसके पे बेस्ड पीवाईक्यूज लगाएं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ, जिसको आप लिख ना पाएँ। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट जो भी एंजाइम्स हैं उनके जो फंक्शंस उसको याद कर लीजिएगा। आपका बोर्ड में 3 से 4 नंबर इससे आपका सिक्योर हो जाएगा। थैंक यू।